सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जनरल साइंस का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें अभी तक हमने संतुलित आहार के घटक का टॉपिक पूरा कर लिया है। संतुलित आहार के घटक में हमने 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें रखता था विटामिन, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया। उस पर आधारित जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए या एग्ज़ाम पर आने की संभावना है वो हमने डिस्कस कर ली। तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम जनरल साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो अपने स्तर पर बहुत अच्छा मायने रखता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों, कोई भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अपने पास एक रूपरेखा होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सब टॉपिक कौन से आते हैं और किस तरह से उनको पढ़ा जाएगा ताकि हम एग्ज़ाम में उसको अच्छे वे में हल कर सकें। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जनरल साइंस पर 11 क्लास ले लिए, थ्योरी की हमारी 9 क्लास हो गई है। 2 क्लास हमने जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको जितना टॉपिक पढ़ा था उसको हल किया था। आज हमारी जनरल साइंस की 12वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यानी मानव शरीर तंत्र, जो बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो या लैब असिस्टेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये सबसे अच्छा टॉपिक माना गया। और जनरल साइंस का टॉपिक रहता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। हमारे शरीर में पाचन तंत्र किस प्रकार से होगा और कौन कौन से सिस्टम हमारे शरीर में पाचन में सहायक होते हैं। पहला हमारा इसमें टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा टॉपिक रहेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र। उसके बाद में चौथा टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद हमारा 5वां टॉपिक रहेगा ग्लैंड्स, यानी ग्रंथियाँ, जो हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ किस स्त्राव में सहायक होती है, वो हमारा 5वां टॉपिक रहेगा। उसके बाद इसमें 6ठा टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम, यानी होता है तंत्रिका तंत्र या ब्रेन या मस्तिष्क या मेरुरज्जु को इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। उसके बाद में आता है लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा हमारा डिजीज, यानी रोग या बीमारी। देखो इसमें जनरल साइंस में 2 टॉपिक फिक्स होते हैं जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक होता है विटामिन, जो हमने अभी डिटेल में पढ़ लिया है, पीछे हमारी जितनी भी क्लास दे रही उसको आप डिटेल में पढ़ें। इस पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने डिटेल सॉल्यूशन के साथ वीडियो डाल रखा है। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक डिजीज या बीमारी, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, इसमें से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आगे की हमारी रूपरेखा रहेगी कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा एक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, दूसरा रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र, तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा श्वसन तंत्र, चौथा टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र, 5वां टॉपिक रहेगा ग्रंथियाँ, 6ठा रहेगा तंत्रिका तंत्र, जिसमें अपन पढ़ेंगे ब्रेन इन मस्तिष्क मेरुरज्जु आदि का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा 7वां टॉपिक रहेगा प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में 8वां टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट रखता है, इसमें आएगा कि आनुवंशिक बीमारियाँ कौन सी होती हैं, कौन सा वायरस से होती है, कौन सा बैक्टीरिया से बीमारियाँ होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आइए अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला टॉपिक लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आज का हमारा पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हमारे शरीर में यदि पाचन तंत्र सही है तो सब कुछ सही है। पाचन तंत्र हमारे स्वास्थ्य वैल्यू को भी निर्धारण करता है और सामाजिक वैल्यू को भी निर्धारण करता है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जितना भी अपन टॉपिक होएगा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र यदि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये किसका पार्ट है? ह्यूमन बॉडी सिस्टम का। मैंने पहले ही बताया आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, यहाँ इसके सब टॉपिक कौन कौन से होते हैं और सारे आपके दिमाग में एक आइडिया रहना चाहिए कि ये टॉपिक इसके अंदर आते हैं। उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ो, उस पर आते जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप एक रफ पेज पे लिखे उसको डेली उसका हल करो। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे 2 वैल्यू को निर्धारण करता है। 2 वैल्यू कौन कौन सी होती है? एक स्वास्थ्य का निर्धारण, यदि हमारा हेल्थ अच्छा रहता है तो हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी। यदि पाचन शक्ति हमारे पचाने की शक्ति अच्छी है तो हेल्थ या बॉडी उसकी अच्छी रहती है। उसके बाद हमारा इसके अंदर वैल्यू निर्धारण करता है सामाजिक वैल्यू को भी निर्धारण करता है। सामाजिक वैल्यू को कैसे निर्धारण करता है? तो हमारे दिमाग के अंदर यदि हेल्थ सही रहती है तो अपने कोई भी बात यदि कड़वी बात भी होती है उसको अपन पचाने की शक्ति भी अच्छी हो सकती है। वो किस पर आधारित होती है? वो पाचन तंत्र पर आधारित होती है। ये पाचन तंत्र हमारे वैल्यू निर्धारण करती है। एक होता है स्वास्थ्य का निर्धारण करता है और एक होता है सामाजिक वैल्यू का भी निर्धारण करता है। सामाजिक वैल्यू किस प्रकार कोई भी चीज़ होती है उसको पाचन करने की सहन शक्ति कब होती है? जब हमारा हेल्थ अच्छा होगा तब ये
इस पर निर्धारण करता है पाचन तंत्र। उसके बाद में इसका टॉपिक आता है कि डाइजेस्ट सिस्टम, हमारे शरीर में किसका पाचन होता है और हमारे शरीर में किसका पाचन नहीं होता है। तो देखो टू द पॉइंट पढ़ेंगे और आप भी साथ साथ में मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओगे और साथ में बोलते जाओगे। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद में पाचन तंत्र, हमारे शरीर में किस किस का पाचन होता है और किस किस का पाचन नहीं होता है। अब देखो नीड टू डाइजेस्टिव यानी होता है पचाने की ज़रूरत, पचाने की ज़रूरत। हमें हमारे शरीर में किसको पचाने की ज़रूरत होती है और जो हमारे शरीर में अपने आप पच जाते हैं, पचाने की ज़रूरत नहीं। देखो हर टॉपिक से एग्जाम में पूछना ये जरूरी नहीं, लेकिन हमको बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे डेली लाइफ में कोई भी चीज़ें हो रही है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से यूज हो रही है। जैसे कि अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उसको हमें पचाने की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बताया कि वसा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी देता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कितनी देता है। तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर में देता है। उस जितनी हम वसा लेते हैं उसको पचाने के लिए हम उतना ही हमें कार्य करना पड़ता है। तो वसा को पचाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है। विटामिन की कमी होती है तब अपने को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन लो, वो अपने आप अपने शरीर में पच जाएंगे और अपने को ये ऊर्जा पचाने के लिए कुछ ताकत प्रदान करेंगे। तो देखो तीन टॉपिक आते हैं इसमें, तीन बिंदु आते हैं कि नीड ऑफ डाइजेस्टिव यानी हमें को पचाने की जरूरत किस किस को होती है। एक मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट ये हमारे शरीर में अपने आप नहीं पचता, इसको पचाने की ज़रूरत रहती है हमें। एक आता है वसा और एक आता है प्रोटीन। तो तीन बिंदु होते हैं कौन कौन से जिसे हमें शरीर में पचाने की जरूरत होती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा रहता है वसा, तीसरा रहता है प्रोटीन। सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद में आता है कि हमें इनको पचाने की जरूरत रहती है, जो नहीं रहती है, जो अपने शरीर में अपने आप पच जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है विटामिन। आप यदि डॉक्टर के पास कभी कभी जाते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आपको टैबलेट में जरूर लिखता है कि आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है, आपके शरीर में खनिज की कमी होती है और आपके शरीर में जल की कमी रहती है। तब आपको बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पिया करो, पानी पिया करो और विटामिन युक्त भोजन खाया करो। तो ये शरीर में अपने आप पच जाते हैं और ये शरीर में अपने आप नहीं पचते। इनको पचाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा और तीसरा प्रोटीन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर तंत्र, उसके अंदर अपन 8 टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि पाचन तंत्र। कौन सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका रहता है कि अपन कौन कौन से शरीर में अपन डाइजेस्ट कर सकते हैं और कौन से को नहीं कर सकते हैं और कौन से अपने आप हो जाते हैं और कौन से करने के लिए अपने कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये हमारे शरीर में पचाने के लिए इनको अपन कुछ कार्य करना पड़ता है। ये हमारे पचाने की जरूरत है, ये अपने आप पच जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको क्या बताया कि डॉक्टर के पास आप सलाह वर्षा लेना चाहते हो तो आपको बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो, खनिज वगैरह खाया करो और विटामिन युक्त भोजन किया करो। खनिज कैसे, जैसे कोबाल्ट रहता है, मैग्नीशियम वगैरह धातु रहती है, जैसे कि आयरन रहता है। मैंने बताया कि आयरन हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। B6 कौन सा विटामिन था, B6 विटामिन था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद में हमारा जो पाचन तंत्र होता है ये एक लेयर के रूप में चलता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसे नहीं कि आपने जैसे भोजन किया तो अपने आप पच जाए, ऐसे नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक क्रम फॉलो रहता है। तो इसमें पाचन की विभिन्न प्रावस्थाएं होती है। दूसरा इसका टॉपिक आता है कि पाचन की विभिन्न प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है, पाचन किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है। पाचन की विभिन्न प्रावस्थाएं यानी पाचन किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है। साथ साथ में आप भी लिखते जाओगे। यदि आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हो। उसके बाद में कि पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम कोई भी भोजन लेते हैं, अंतः ग्रहण। सबसे पहले इसकी अवस्था क्या रहती है पाचन की, अपने सबसे पहले भोजन ग्रहण किया हमारे शरीर में। इसकी सबसे, तो आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले यदि अपन कोई भोजन लेते हैं उसकी सबसे पहले प्रावस्था क्या रहती है, तो उसका अंतः ग्रहण कर लिया, हमने भोजन ग्रहण कर लिया। उसके बाद में आता है कि ये हमारे शरीर में क्या हो जाता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। पाचन हो गया। पाचन होने के बाद में इसकी क्या प्रोसेस होती है कि सबसे पहले अंतः ग्रहण किया, उसके बाद में पाचन होता है, उसके बाद में क्या होता है, अवशोषण। उसके बाद में होता है अवशोषण। अवशोषण हो गया। उसके बाद में होता है स्वांगीकरण। ये स्टेप किसके हैं, भोजन को पाचन करने के स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप क्या हो गया, अंतः ग्रहण, हमने भोजन ग्रहण किया, उसके बाद इसका पाचन हुआ, उसके बाद इसका क्या हुआ, अवशोषण हुआ, उसके बाद इसका क्या हुआ,
स्वांगीकरण हुआ, उसके बाद में ये क्या हो जाता है, मलो उत्सर्जन या मल के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं या उत्सर्जित होते हैं। उसके बाद में आता है मलो उत्सर्जक, मलो उत्सर्जक, मलो उत्सर्जक। देखो आपको याद क्या रखना कि पाचन की कितनी विधियाँ होती हैं या कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, 5। एक होती है अंतःग्रहण, भोजन ग्रहण किया, उसके बाद इसका पाचन होता है, उसके बाद इसका अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और उसके बाद मलो उत्सर्जक होता है। आपको पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि पुलिस में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पाचन की विभिन्न प्रावस्थाएं कौन कौन सी, यहाँ पाचन करने की क्रम बताओ कि पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले पाचन के रूप में क्या होगा, हमने अंतःग्रहण भोजन ग्रहण किया, उसके बाद इसका क्या होगा, पाचन होगा, उसके बाद इसका अवशोषण होगा, उसके बाद इसका स्वांगीकरण होगा, उसके बाद इसका मलोत्सर्जन होगा। याद कैसे रखना है, इसको क्रम वाइज लिखना है कि आपको सीरीज बनी और डिसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि इसका प्रावस्थाएं कैसे होगी कि अंतःग्रहण किया, उसके बाद पाचन किया, अवशोषण किया, स्वांगीकरण किया और मलोत्सर्जन किया। समझ में आ गया सभी को, ये किसका पाचन है, ये भोजन हमारा खाते हैं, उसके बाद इसकी प्रावस्थाएं हैं कि अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलोत्सर्जन। समझ आ गया सभी को। उसके बाद है अपन आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है। ये तो इसकी प्रावस्थाएं होगी, प्रावस्था होने के बाद में ये प्रावस्थाएं किन चक्कर से गुजरते हैं, इसमें कितने पॉइंट होते हैं या कितने बिंदु होते हैं कि इस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन होगा, अवस्थाएं होगी। तो ये अवस्थाएं किस प्रकार से एक क्रम का फॉलो करती है। पाचन तंत्र, देखो पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या होती है, एक हमारे शरीर में आहार नाल होती है। एक शरीर में हमारे क्या होती है, आहार नाल, और एक होती है ग्रंथियां। इसके दो सिस्टम होते हैं पाचन के। क्या क्या होती है, एक होती है आहार नाल और दूसरी होती है ग्रंथियां या पाचन ग्रंथियां। जो हमारे भोजन को पचाएगी उसको बोलते हैं पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और उसके बोलते हैं आहार नाल को बोलेंगे एलिवरी कैनाल। हमारे शरीर में पाचन तंत्र में कौन से दो बिंदु आएंगे, एक आएगा आहार नाल, जिसे भोजन मुख से अपन मुख गुहा में जाते हैं तो इसका एक सिस्टम होता है, वो मैं आपको आगे लिखूंगा कि किस प्रकार से आहार नाल में प्रवेश करता है। एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियाँ या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ को बोलते हैं ग्लैंड्स, और ये हो गया डाइजेस्टिव। समझ में आ रहा है इतना। देखो आहार नाल पाचन तंत्र हमारा एक सिस्टम चलेगा, वो किस प्रकार चलेगा, हमने प्रावस्थाएं पढ़ ली, प्रावस्था का फॉलो करने के बाद ये सिस्टम हमारे शरीर में किस प्रकार से चलता है। तो इसमें एक आहार नाल होती है और एक पाचन ग्रंथियाँ होती है। आहार नाल में क्या क्या होता है और पाचन ग्रंथियाँ में भोजन पाचन किस प्रकार से होता है अपन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मुख। सबसे पहले अपन भोजन मुख में ग्रहण करते हैं, सबसे पहले अपन भोजन मुख में ग्रहण करते हैं। पहला इसका टॉपिक आएगा मुख या माउथ। जैसे हमारे शरीर अपन भोजन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन वाला किस में लेते हैं, मुख। मुख के बाद में आती है मुख गुहा, यानी मुख के अंदर प्रवेश किया, ये होती है मुख गुहा। ये हमारे शरीर का एक हिस्सा होते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद मुख गुहा, मुख गुहा में जैसे ही प्रवेश किया तो ये भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। किस में जाता है, ग्रास नली, ग्रास नली। साथ साथ में आप ही बोलते जाओगे और लिखते जाओगे, लिखने से चीज़ें और बोलने से चीज़ें जल्दी याद होती। उसके बाद आता है अमाशय, स्टोमस। उसके बाद आता है अमाशय, और इसमें 5वां स्टेप होता है, अमाशय के बाद 5वां स्टेप होता है आंतर्यान, इंटेस्टाइन, आंतर। ये सारे किसके पार्ट है, ये आहार नली के पार्ट। जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, आहार नली होती है। आहार नली जैसे अपने भोजन मुख में लिया, मुख के बाद मुख गुहा में जाता है, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय और उसके बाद में आता है आंतर। अब ये किस में आ गया, ये सारे आहार नली में आ गए। उसके बाद में आता है कि जो पाचन ग्रंथियाँ होती है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं या कौन कौन सा सिस्टम इसमें काम करता है। तो सबसे पहले इसमें आता है लार ग्रंथि। सबसे पहले इसमें आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि तो जीभ होती है, उसमें अपन जैसे हमें भोजन लेते हैं तो भोजन का टेस्ट आता है जीभ में आता है। किस में आता है, जीभ में आता है, उसको बोलते हैं लार ग्रंथि। उसके बाद में आता है यकृत या उसको बोलते हैं लीवर।
अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आहार नाल में कौन कौन से बिंदु आते हैं, तो ये आते हैं। और पाचन ग्रंथि में क्या आता है, लार ग्रंथि किस में आता है, तो पाचन ग्रंथि में आता है। उसके बाद में आता है अग्नाशय, उसके बाद में आता है अग्नाशय, और उसके बाद में आता है जठर ग्रंथि। यदि अपन पढ़ रहे हैं तो जब अपन दोस्तों कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से डिटेल में पढ़नी चाहिए, ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बने तो अपन उसको हल कर सके। जठर ग्रंथि, यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है इतना आपको सभी। उसके बाद में मैंने क्या बताया, देखो पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र में आहार नाल हो गया, आहार नाल है मुख हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया और आंतर हो गया। पाचन ग्रंथि में क्या क्या आएगा, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जीभ, जीभ में जैसे अपन भोजन करते हैं वो लार के रूप में बनता है। लार के रूप में बनने के बाद अपन को टेस्ट पता लगता है कि उसका टेस्ट क्या होता है। उसके बाद यकृत, यकृत के बाद अग्नाशय, अग्नाशय के बाद जठर ग्रंथि आता है। ये सब सिस्टम किसका है, एक मानव शरीर तंत्र होता है। जैसे देखो अब मानव शरीर का तंत्र किस प्रकार से होता है, अपन हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा शरीर का पार्ट होता है। जैसा ये होता है मुख, मुंह है, मुंह का पार्ट है। सबसे पहले ये क्या है, मुख। मुख के बाद में जैसे अपन भोजन को ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं ये मुख गुहा हो गई। क्या हो गई, मुख गुहा। अपना जितना शरीर है उस शरीर का, जैसे मानव शरीर तंत्र, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा कि पाचन, पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है। तो देखो पाचन सबसे पहले किस प्रकार होता है कि जैसे हमने भोजन लिया, भोजन मुख में लिया, मुख के बाद मुख गुहा में गया, मुख गुहा के बाद में इस सिस्टम को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिग्रसनी। यहाँ पर जो एक नली होती है, जैसे हमारे शरीर में जो जैसे मुख के नीचे होती है नली होती है उसको बोलते हैं श्वास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वास नली। उसके बाद में इस प्रकार का जो सिस्टम होते हैं उस प्रकार इसको बोलते हैं ग्रसिका। ग्रसिका जो भोजन अंदर ग्रहण किया, जैसे मुख, मुख से मुख गुहा, मुख गुहा, ये सारा सिस्टम किस में होता है, आहार नाल में होता है। किस में होता है, आहार नाल। आहार नाल में देखो मुख, मुख से मुख गुहा, इसको यहाँ पर एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं अग्रिग्रसनी, अधिग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर होती है उसको बोलते हैं श्वास नली। यहाँ पर ये चीज़ है उसको बोलते हैं ग्रसिका, और यहाँ पर इस चीज़ को बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय। ये हमारा शरीर का इधर का पार्ट है, इसको बोलते हैं राइट साइड, इधर का बोलते हैं लेफ्ट साइड। क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड बोलते हैं। उसके बाद जैसे देखो जैसे भोजन ग्रसिका में गया, उसके बाद ये भोजन किस में आ गया, अमाशय में आ गया। किस में आ गया, अमाशय में आ गया। अमाशय के बाद में ये भोजन देखो ये सिस्टम यहाँ से गया, उसके बाद ये आ गया पित्ताशय में, पित्ताशय के बाद में आ गया, पित्ताशय के बाद जैसे ये आता है तो अग्नाशय में आ जाता है। किस में आ जाता है, अग्नाशय में आ जाता है। जैसे ये भोजन अग्नाशय में गए, अग्नाशय में आने के बाद ये भोजन हमारे कहाँ आ जाता है, छोटी आंत्र में आ जाता है। ये सारे स्टेप किसके हैं, भोजन के या पाचन के सारे स्टेप है। जैसे अग्नाशय, अग्नाशय के बाद ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में किस में आता है, छोटी आंत्र में आता है। छोटी आंत्र के बाद आने के बाद ये आता है बड़ी आंत्र। किस में आता है, बड़ी आंत में आ जाता है। छोटी आंत के बाद ये भोजन कहाँ आता है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत में जैसे भोजन आने के बाद ये एक मलाशय के रूप में बन जाता है। मलाशय के रूप में जो मतलब एक्स्ट्रा भोजन होता है, जो शरीर अब जितना भोजन किया वो एक मल के रूप में बाहर आते हैं, और ये बाहर निकलने के लास्ट स्टेप कहाँ होती है, गुदा होती है। तो ये पूरा सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, ये पूरा सिस्टम हमारे मुख से शुरू होता है और गुदा तक खत्म हो जाता है। जो मल त्यागते हैं वो गुदा तक रहता है, मुख से स्टार्ट हुआ और गुदा तक खत्म हो जाता है। ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया। ये मुख, जैसे मुख से भोजन लिया उसको बोलते हैं मुख गुहा। तो ये मुख गुहा में पाचन ग्रंथियाँ होगी, कौन सी होगी, लार होगी। कौन सी होगी, लार। इस भाग को बोलेंगे, इस भाग को बोलेंगे यकृत, इसको बोलेंगे पित्ताशय, और ये होती है, ये सिस्टम होती है ग्रहणी। क्या होती है, ग्रहणी। ये सिस्टम क्या कहलाता है, ग्रहण। और ये क्या कहलाता है, पित्ताशय कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है, यकृत कहलाता है। और ये भाग क्या कहलाता है, अमाशय कहलाता है। ये ग्रसिका, ये क्या होती है, श्वास नली होती है। ये क्या होती है, अधिग्रसनी होती है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, छोटी आंत्र बोलते हैं। ये जैसे ही भोजन छोटी आंत्र से कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत्र में जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, अग्नाशय। अग्नाशय से कहाँ भोजन जाता है, छोटी आंत्र में जाता है। छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र से बाद में मलाशय, मलाशय के बाद में ये भोजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो गुदा से बाहर निकलता है। पूरा सिस्टम किस में होता है, तो मुख से लेके कहाँ तक होता है, गुदा तक होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आहार नाल समझ में आ गया, पाचन ग्रंथि समझ में आ गई। अब उसके बाद में पढ़ते हैं आहार नाल क्या होती है। आहार नाल क्या होती है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि आहार नाल। आहार नाल की अभी तक एसएससी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। अब देखो आहार नाल का मैंने सिस्टम बता दिया, कहाँ से कहाँ तक होता है आहार नाल। आहार नाल का सिस्टम कहाँ से कहाँ तक हुआ, भोजन मुख से ग्रहण किया और मलाशय गुदा से निकल गया। अब उसके बाद इससे पूछा गया था कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। देखो पटवारियाँ
पुलिस में या रेलवे में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में मायने रखता है। कैसे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। अब देखो आहार नाल की जब मैं लंबाई बताऊंगा तब आप लोग संकित हो जाए। कैसे हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की हाइट कितनी रहती है, 6 से 7 फीट रहती है, लेकिन जो आहार नाल होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, 30 फीट होती है। कितनी होती है, 30 फीट होती है, 30 फुट होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 30 फीट होती है। और मीटर में बोलते हैं तो 9 मीटर होती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई होती है 30 फीट होती है, और यहाँ मीटर में बोले तो 9 मीटर होती है। समझ में आ गया सभी को। आहार नाल कहाँ से, मुख से गुदा तक, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 30 फीट होती है। समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा भोजन का पाचन होता है, जैसे कि अपन भोजन में क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वो किस सिस्टम में किसका पाचन होता है और किस सिस्टम में किसका पाचन नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लार ग्रंथियाँ होती है, सबसे पहले मैंने आप क्या बताया, लार ग्रंथि बताई थी। लार ग्रंथि किसका था, पाचन ग्रंथि में पहला सिस्टम किसका था, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में किसका पाचन होता है, तो सबसे पहले देखो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में किसका पाचन होता है, लार ग्रंथि। ये बिंदु जो मैं लिखा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है। किस क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या वसा का पाचन, या विटामिन का पाचन कहाँ पर होता है, या एमिनो अम्ल का पाचन कहाँ पर होता है, या न्यूट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का पाचन कहाँ पर होता है। तो ये सिस्टम मैं आपको लिखा रहा हूँ कि किसका पाचन कहाँ पर होता है और किसी चीज़ का पाचन किस पर नहीं होगा। तो देखते हैं लार ग्रंथि में किसका पाचन होता है। तो सबसे पहले ये मुख से सबसे पहले पाचन किसका होता है, लार ग्रंथि किस में होती है, मुख में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। क्वेश्चन पूछा गया था आरएस में पिछली बार कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ पर होता है। तो आपको याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार ग्रंथि कहाँ होती है, मुख में। तो मुख में पाचन होता है। जैसे अपन मुख खोलेंगे तो मुख में सबसे पहले किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। दोनों नाम पूछा जा सकता है कि स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का पाचन, लार ग्रंथि में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है या स्टार्च का पाचन होगा। समझ आ गया। पहला टॉपिक क्या लिखा है, पहला बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, लार ग्रंथि में किसका पाचन होता है, तो होगा स्टार्च का। किसका होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। या मुख में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। दूसरा आता है, दूसरे में क्या आएगा, दूसरा आता है कि लीवर द्वारा किसका पाचन किया जाता है, लीवर द्वारा पाचन, यानी लीवर द्वारा किसका पाचन किया जाता है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी आप लिखते जाओ, क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सकते हैं कि लीवर में किसका पाचन होता है। लीवर में किसका पाचन होता है, तो वसा का पाचन होता है, फैट का पाचन। इसको बोलते हैं पाचयीकरण। पाचयीकरण का अर्थ क्या होता है, ये छोटे छोटे बिंदु के रूप में इसका पाचन करता है, तोड़ के। करण का पाचयीकरण का होता है ये छोटे छोटे बिंदु के रूप में इसका पाचन करता है। किसका पाचन करता है, फैट का पाचन कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। इसको अन्य नाम बोलते हैं यकृत। देखो यकृत मैंने यहाँ पर बताया था, यकृत लीवर का पाचन कहाँ पर होता है, लीवर में किसका पाचन होता है, तो फैट का पाचन होता है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो हर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन अपन को बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि फैट का पाचन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, तो लीवर में होता है। लार में किसका पाचन होता है, तो सर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन। लार कहाँ पर होती है, तो मुख में। क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया, आरएस में पूछा गया, रेलवे या पटवार में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से होता है। या मुख में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ध्यान रखना आपको। लीवर में किसका पाचन होता है, तो फैट का पाचन होता है। तीसरे में पढ़ते हैं कि ग्रास नली में किसका पाचन होता है। तीसरा क्या आता है कि ग्रास नली में किसका पाचन होता है। तो ग्रास नली में किसी का पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं, इसमें किसी का पाचन नहीं होता है। ये काम क्या करती है, ये जो अपन भोजन खाते हैं उसको आगे बढ़ाती है, वो आगे के सिस्टम में भेजती है, इसको ग्रास नली बोलेंगे। तो ग्रास नली में किसी का पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें किसी का भी पाचन नहीं होता, तो वो किसका होता है, वो कौन सा सिस्टम होता है, ग्रास नली होती है। क्या होती है, ग्रास नली। ग्रास नली में किसी का पाचन नहीं होता है। उसके बाद है चौथा बिंदु आता है कि अग्नाशय। चौथा आता है अग्नाशय। अग्नाशय में किसका पाचन होता है। देखो अग्नाशय में पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद में वसा का पाचन होता है। अब देखो
जैसे 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 पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन बनते जाएंगे। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब देखो कुछ इसमें ये इंपॉर्टेंट कैसे होगी, तो इसमें किसी का पाचन हो रहा है तो सर हो रहा है, किस किस का हो रहा है, तो तीनों चीज़ों का हो रहा है। किस किस का? अग्नाशय में किसका पाचन हो रहा है? प्रोटीन का हो रहा है, वसा का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, तीनों का पाचन हो रहा है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि वह कौन सा हमारा शरीर का सिस्टम है या तंत्र है जिसमें तीनों का पाचन होता है, तो क्या कौन सा सिस्टम होता है, तो सर अग्नाशय होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद आता है कि पांचवा टॉपिक क्या आता है कि पेट या आमाशय, पेट या आमाशय। देखो दोस्तों, एक आपको आज मैं नई जानकारी बता रहा हूँ कि हमारा पेट शरीर के किस भाग में होता है, तो हमारा पेट होता है वो पूरे शरीर में नहीं होता है। हमारे पेट जो हमारे शरीर का बायां भाग होता है उस साइड में हमारा पेट होता है। तो पेट का पाचन हमारे शरीर में बाएं भाग में होगा। पेट में किसका पाचन होता है, तो पेट में हमेशा होता है प्रोटीन वसा का पाचन होता है। प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। प्रोटीन और वसा का, प्रोटीन और वसा का पाचन, प्रोटीन और वसा का पाचन। और पेट हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो लेफ्ट साइड में। ये क्वेश्चन नहीं बना तो भी आपको बेसिक होना चाहिए। कोई पूछ ले कि हमारे पेट जो हमारे शरीर का कौन से भाग में होता है, तो हमारे लेफ्ट साइड में होगा। किस भाग में होता है? लेफ्ट साइड में होता है। किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होता है। उसके बाद में क्वेश्चन देखो, लार ग्रंथि में किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट। ये बार बार इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनने के इसके चांस रहते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक बने हैं, अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन बने कि लीवर का पाचन, तो फैट का पाचन होता है लीवर में। उसके बाद ग्रास नली में किसी का पाचन नहीं होता है। उसके बाद में अग्नाशय में किसका पाचन? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में आता है कि पेट या आमाशय, आमाशय में प्रोटीन, वसा का पाचन। आमाशय किस हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है। किस में होता है? लेफ्ट साइड में। उसके बाद में छठा आता है। छठे में क्या आएगा कि आंतर, हमारे शरीर में जो आंत होती है उसमें किसका पाचन होता है? आंत में हमारे शरीर में जो आंत होती है उसमें होता है कि प्रोटीन का भी पाचन होता है, फैट का भी पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी पाचन होता है। इस शरीर में कोई भी चीज़ का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। सबसे ज़्यादा पाचन, देखो सबसे ज़्यादा पाचन कैसे होगा मैं आपको लिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रोटीन का भी पाचन होता है जो हमने पढ़ लिया है, वसा का भी पाचन होता है वो भी हमने पढ़ लिया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है वो भी हमने पढ़ लिया, यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल का भी पाचन होता है। ये इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, न्यूक्लिक अम्ल। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाचन होता है। यहाँ पर आंतर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का भी पाचन होता है, वसा का भी पाचन होता है, और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, और न्यूक्लिक अम्ल का भी पाचन होता है। साथ साथ में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया, यहाँ से दोबारा पढ़ो, यहाँ टॉपिक समझाओ। देखो ये दोबारा से पढ़ लेते हैं। लार ग्रंथि में किसका पाचन होता है या मुख में किसका पाचन होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है। उसके बाद लीवर में किसका पाचन होता है? तो सर फैट का पाचन होता है। ये किस प्रकार से करता है? ये छोटे छोटे बिंदु के रूप में करता है, उसको बोलते हैं पाचीकरण बोलते हैं। उसके बाद में आता है ग्रास नली। ग्रास नली में किसका पाचन होता है? तो सर किसी का ही पाचन नहीं होता है। अग्नाशय में किसका पाचन होता है? तो सर प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद में आता है कि सर पेट, यहाँ आमाशय में हमारे शरीर में जो पेट होता है उसमें किसका पाचन होता है? तो प्रोटीन का होता है और वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। और पेट हमारे शरीर किस भाग में स्थित होता है? लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ बाएं भाग में होता है। उसके बाद आंतर, आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। वो सबसे ज़्यादा किस किस का होता है? प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। एक नया बिंदु क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड आता है। न्यूक्लिक एसिड का पाचन कहाँ पर होता है? आंतर में होता है। लिख लो सभी लोग, यदि आप नहीं लिख रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? उसके बाद हमारा बिंदु आता है कि सर ये जो हमने सिस्टम लिखा है ये एक सिस्टमेटिक रूप में लिखा दो कि किस में किसका पाचन होता है। यहाँ ये पाचन किस प्रकार से होता है। ये पाचन है किस प्रकार से होता है। तो देखो सबसे पहले अपन भोजन करते हैं वो किस में ग्रहण करते हैं? मुख में ग्रहण करते हैं। किस में करते हैं? मुख में ग्रहण करते हैं। मुख के बाद ये भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? सबसे पहले भोजन ग्रहण किया मुख से बाद में कहाँ जाता है? मुख गुहा में ये भोजन जाता है। उसके बाद में ये भोजन जाता है ग्रसनी में जाता है। किस में जाता है? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ये भोजन जाता है ग्रसिका में। साथ साथ में लिखते जाओगे। ग्रसनी में देखो मुख गुहा से
मुख गुआ से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से बाद में ग्रसिका बाद में आता है अमाशय। क्या आता है? अमाशय। अमाशय के बाद में आता है ग्रहणी, अमाशय। अमाशय के बाद में क्या आता है? ग्रहणी, अमाशय। अमाशय के बाद ये भोजन जाता है ग्रहणी। यह हमारे पाचन तंत्र का सिस्टम होता है। किस तरह से देखो, जैसे ये बिंदु, ये तीर जिस तरफ से जा रहे हैं, मान लीजिए इस टाइप, इस तरह से फॉलो होगा। मुख, ये तीर इधर आता तो मुख हुआ, मुख हुआ के बाद ग्रसनी, ग्रसनी से बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद अमाशय, अमाशय के बाद किस में आता है? ग्रहणी में ये भोजन आता है। ग्रहणी के बाद ये भोजन आता है मध्य अंतर में। किस में आता है? मध्य अंतर में आता है। जो मध्य आंत होती है उसमें आता है, मध्य अंतर में। ग्रहणी से भोजन कहाँ पर आता है? मध्य अंतर में आता है। मध्य अंतर के बाद में आता है शेष अंतर। मध्य अंतर के बाद आता है शेष अंतर। शेष अंतर के बाद ये भोजन आता है बड़ी आंत में। किस में आता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद ये भोजन आता है मलाशय के रूप में बन जाता है। मलाशय का रूप बन गया या मल के रूप में बन गया, और मल के रूप में बाद में ये भोजन किससे बाहर निकलता है? गुदा से बाहर निकलता है। देखो पूरा सिस्टम किस प्रकार से बन गया। सभी लोग मेरे साथ बोले जाओगे सर, सबसे पहले अपन भोजन लेते हैं मुख में लेते हैं, मुख के बाद ये भोजन जाता है हमारे शरीर मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद ग्रसन्या, ग्रसन्या के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद अमाशय, अमाशय के बाद ग्रहणी, ग्रहणी के बाद मध्य अंतर, उसके बाद सहस्रांतर, सहस्रांतर के बाद बड़ी आंत, तो उसको बड़ी आंतर बोलते हैं। बड़ी आंतर के बाद मलाशय, मलाशय के बाद में गुदा। तो देखो यहीं से लग रहा है कि देखो आंतर में कितनी प्रकार भोजन गया? मध्य आंतर, सहस्रांतर और बड़ी आंतर। तो सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है? आंत में होता है। किस किस का होता है? सर वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड का। देखो पॉइंट पढ़े तो उसको आप रिलेट करो, रिलेट करने के बाद उसको दिमाग में घुमाओ कि हमने क्या क्या पढ़ा और किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। सबसे पहले दोबारा पढ़ाऊँ, देखो मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर, बड़ी आंतर, मलाशय और गुदा। ये पूछा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप बताओ कि हमारे भोजन में शरीर भोजन किस प्रकार से पाचन होता है, तो ये स्टेप आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर एक बिंदु आता है कि सर छोटी आंतर आपने लिखा ही नहीं। छोटी आंतर किसको बोलेंगे? देखो ये जो ग्रहणी, मध्य आंतर और सहस्रांतर, इन तीनों को मिलकर बोलते हैं छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। देखो मैं अलग से यहाँ पर लिखा देता हूँ कि छोटी आंत किसको बोलते हैं। छोटी आंत किससे मिलकर बनी होती है? छोटी आंत मिलकर बनी होती है, एक होता है इसमें ग्रहणी प्लस मध्य आंत, और उसके बाद आती है सहस्रांत। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो सर ये कॉम्बिनेशन होता है छोटी आंत का। क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी आंत किससे मिलकर बनी होती है, तो छोटी आंत मिलकर बनती है ग्रहणी से, ये मध्य आंत से, और एक होती है सहस्रांत से। ये तीन बिंदुओं से मिलकर बनी होती है क्या? छोटी आंत। समझ में आ गया? देखो छोटी आंत यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, किसी के दिमाग में आ गया कि सर आपने छोटी आंत यहाँ पर लिखा था, लेकिन आपने इस जो सिस्टम है इसमें लिखाया नहीं कि जो तंत्र चल रहा था इसमें छोटी आंत इन तीन से मिलकर बनी होती है, ग्रहणी, मध्य आंत और सहस्रांत। इन तीनों को क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन किसमें? बड़ी आंत। बड़ी आंत से मलाशय के रूप में भोजन बनेगा और गुदा से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अब जो ये भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से या मुख से अग्नाशय में जाता है, तो इसको एक सिस्टम को नाम बोलते हैं कि सिस्टम को क्या बोलेंगे? जो भोजन की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले भोजन मुख से कहाँ गया है? मुख से भोजन गया अमाशय में गया, इसको क्या बोलेंगे? मुख से भोजन गया अमाशय में, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेल्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेल्स। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भोजन मुख से अमाशय में जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेल्स बोलते हैं। ये वर्ड इंग्लिश में है, लेकिन आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछते हैं, ऑप्शन इंग्लिश में दिए होते हैं। ये इसकी टर्मोलॉजी होती है कि मुख से भोजन अमाशय में जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको वेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्स। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ में बोलते जाओ। मनन से चीज़ें ज़्यादा याद होती है, दिमाग एक्टिव रहता है। कि मुख से भोजन अमाशय में गया, क्या कहलाता है? तो सर वेल्स कहलाता है। समझ में आ गया? उसके बाद में आता है कि अमाशय से भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में गया। अमाशय से भोजन अलग अलग एक एक बिंदु लिखा लेता हूँ। अमाशय से भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में गया। जो मैंने प्रोसेस लिखा है वो दिमाग में रखो।
उसके बाद भोजन गया छोटी आंत से बड़ी आंत। छोटी आंत से भोजन कहाँ गया? बड़ी आंत। अब देखो भोजन मुख से कहाँ गया? अमाशय, तो क्या कहलाया? वेल्स कहलाया। उसके बाद में कहलाया कि अमाशय से छोटी आंत गया, उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। और उसके बाद में देखो अमाशय से भोजन गया, इसको बोलते हैं छोटी आंत, इसको बोलते हैं काइम। और जब भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो उसको बोलते हैं काइल। ठीक है। अब देखो काइम पहले आएगा, काइल बाद में आएगा। मुख से भोजन अमाशय में गया, क्या प्रोसेस कहलाती है? वेल्स। अमाशय से छोटी आंत में काइम, छोटी आंत से बड़ी आंत में क्या प्रोसेस कहलाती है? काइल। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक आप सभी लोग उतार लोगे। यदि आप नहीं लिख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप आराम से लिख सकते हैं। इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में अभी तक पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। मुख से भोजन अमाशय वेल्स, अमाशय से छोटी आंत काइम, छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत तो काइल कहलाता है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भोजन मुख से लिया, मुख से कहाँ गया? मुख गुहा में गया। तो सर मुख गुहा में क्या क्या होता है? जैसे देखो ये हमारा मुंह होता है, तो यहाँ पर एक क्या होती है? टंग होती है। जबान होती है कि नहीं होती है? जबान होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं? टीथ होते हैं, दांत होते हैं। इसमें 2 प्रोसेस अपने को पढ़नी है। एक पढ़नी है जीभ और एक पढ़नी है टीथ या दांत। इनको अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखो पहले आपको एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि आगे सर हमको टॉपिक क्या पढ़ेंगे। तो देखो मुख गुहा, सबसे पहले अपन पाचन तंत्र सिस्टम को चालू किया। उसके बाद सबसे पहले भोजन मुख में गया, मुख के बाद में मुख गुहा में गया। मुख गुहा में अपने को क्या पढ़ना है? तो सर मुख गुहा में सबसे पहले जैसे अपन मुंह को खोलते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या दिखाई देती है? देख जीभ दिखाई देती है। उस जीभ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे अपन देखते हैं जीभ के साथ अपने को क्या देख? जबड़ा दिखाई दे, 2 जबड़े दिखाई देते हैं। उसके ऊपर भी टीथ होते हैं, नीचे भी टीथ होते हैं। दांतों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर दांत किस प्रकार से निर्मित होते हैं? छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं? वयस्क या जो बड़े लोग होते हैं उसमें कितने दांत होते हैं? जीभ हमारे शरीर में किस प्रकार से अपने को स्वाद का अनुभव कराती है, उन दोनों को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में जो होंठ होते हैं, थोड़े बहुत होंठ के बारे में देख लेते हैं कि जैसे कि देखो लिप्स, ये लिप्स है। यहाँ पर लिप्स में क्या होती है? कुछ ग्रंथियाँ होती है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे डॉट होते हैं। सबसे पहले मुंह में, मुख गुहा में सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं? लिप, होंठ पढ़ लेते हैं। जो ये ग्रंथियाँ होती है उसे बोलते हैं सीबेशियस। सीबेशियस जो ये ग्रंथियाँ होती है होठों पर, उसको बोलते हैं सीबेशियस ग्रंथि बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो होठों पर ग्रंथियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं? सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं या सीबेशियस ग्रंथियाँ बोलते हैं। इसको अलग एक दूसरा नाम इसका होता है मोम ग्लैंड। इसका दूसरा नाम होता है मोम ग्लैंड या ग्रंथि। ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। सीबेशियस ग्रंथि कहाँ होती है? तो होठों पर जो हमारे ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं सीबेशियस ग्रंथि, और उसका अन्य नाम क्या होता है? मोम ग्रंथि होता है। साथ साथ में लिखते जाओगे। ये होठ है, होठों पर जो ग्रंथियाँ होती है उसको सीबेशियस ग्लैंड या मोम ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद होठों पर और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि होठों का गीलापन किस कारण होता है? होठों का गीलापन, होठों का गीलापन, इसमें कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? होठों का गीलापन के लिए कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? होती है लेबियल, लेबियल ग्रंथि या ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड। 2 क्वेश्चन। सीबेशियस ग्रंथि जो होठों पर पाई जाती है, होठों का गीलापन के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो लेबियल ग्रंथि उत्तरदायी होती है। उसके बाद आता है कि होठों पर जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिसरनस कण। होठों पर कण, यहाँ उसको बोलते हैं मिसरनस कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसरनस कणिका, मिसरनस कणिका, मिसरनस कणिका। देखो होठों पर मुख जैसे बोला सबसे पहले क्या दिखा? जीभ और टंग। उसमें सबसे पहले नीचे क्या होते हैं? होठ होते हैं। होठ में 3 क्वेश्चन बनते हैं कि होठों पर जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड या मोम ग्लैंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ पहला बिंदु सर हमको ये समझना है। उसके बाद सर दूसरा बिंदु क्या बताया? ये होठों का गीलापन किस कारण होता है? तो लेबियल ग्लैंड के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद सर होठों पर जो कण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिसरनस कणिका बोलते हैं या मिसरनस कण बोलते हैं। सभी लोग यहाँ तक लिख लोगे। उसके बाद पढ़ते हैं कि जो जीभ होती है उसके बारे में पढ़ते हैं।
यहाँ टंग के बारे में पढ़ते हैं, जीभ के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा जीभ का पार्ट होता है, ये सबसे अग्र पार्ट होता है। उसके बाद ये होता है अगला पार्ट, ये पच्छ पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पार्श्व पार्ट। जीभ के 3 पार्ट होते हैं। जीभ, अगला टॉपिक हमारा क्या है, जीभ या टंग। जीभ, जैसे कि देखो हमारे शरीर में जब जैसे अपन भोजन मुख से ग्रहण करते हैं उसके बाद हमें कुछ चीज़ों का अनुभव होता है। कभी चीज़ें हमें स्वादिष्ट लगती है, कभी खट्टी लगती है, कभी हमको नमकीनपन लगता है, कभी हमको मीठापन लगता है। जो हमारे ये शरीर का जो ये अग्र भाग होता है जीभ का, ये हमें किसका स्वाद महसूस करवाता, तो ये मीठापन का स्वाद करवाता। क्वेश्चन पिछली बार पटवार में पूछा गया, यहाँ पुलिस में पूछा गया था कि शरीर में जो हमारी जीभ होती है वो किस भाग, कौन सा भाग हमें मीठापन महसूस करवाता, तो जीभ का अग्र भाग होता है वो हमें मीठापन महसूस करवाता है। ये भाग होता है जीभ का, ये हमें नमकीन स्वाद अनुभव करवाता है, नमकीन जैसा स्वाद जीभ का ये भाग हमें महसूस करवाता है। ये इसको मध्य भाग बोलते हैं। देखो ये भी कौन सा भाग है, मध्य, तो इसमें कौन सा स्वाद आता है, नमकीन जैसा स्वाद, यहाँ साल्ट जैसा स्वाद आता है। समझ में आ गया। ये हो गया पच्छे भाग, कौन सा हो गया, इसके पीछे वाला भाग, ये पच्छे भाग हो गए। ये हमें किस प्रकार का स्वाद अनुभव करवाता है, ये हमें खट्टापन का स्वाद अनुभव करवाता है, खट्टापन। ठीक है, तो ये भी भाग कौन सा हो गया, पच्छे भाग खट्टापन। ये हो गया पार्श्व भाग, कौन सा भाग हो गया, पार्श्व भाग। ये पार्श्व अपन को कौन सा स्वाद महसूस, कड़वापन। देखो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन। जीभ, जैसे मुख खोलते हैं जीभ का अनुभव होता है, जीभ का सबसे अग्र भाग होता है वो हमें मीठापन का स्वाद अनुभव कराता है। इसके पास वाला भाग मध्य भाग नमकीन का, इसके पीछे का पच्छे भाग वो हमें खट्टापन, और सबसे लास्ट का भाग होता है वो हमें कड़वापन महसूस करवाता है। कभी अपन टेबलेट वगैरह लेते हैं तो सबसे पहले टेबलेट देते हैं, आगे का भाग हमें किस प्रकार भी स्वाद अनुभव नहीं करता। जैसे ही हमारे पानी के साथ उसको लेने का प्रयास करते हैं तो हमें लास्ट में किसका अनुभव होता है, तो उस दवाई में कड़वापन का अनुभव होता है। वो कौन सा हमारा जीभ का पार्ट होता है, पार्श्व भाग होता है, लास्ट का भाग कड़वापन हमें अनुभव कराता है। एक बार और देख लेते हैं, ये हमारा जीभ का पार्ट होता है, जीभ का अगला भाग मीठापन, उसके पीछे का भाग या मध्य का भाग हमें नमकीन का स्वाद देता है, उसके जो पच्छे भाग होता है वो खट्टापन का स्वाद अनुभव करता है, और जो लास्ट का भाग होता है वो कड़वापन अनुभव करवाता है। क्वेश्चन किस प्रकार कि पच्छे भाग हमें किस प्रकार का स्वाद, तो खट्टापन का, मध्य भाग नमकीन का, पार्श्व भाग कड़वापन का। उसके बाद में आपने डेली लाइफ में अनुभव किया होगा कि कुत्ता जो होता है वो अपनी ज़बान हमेशा बाहर लटका कर रखता है। तो किसी को यदि ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप बताओ कि कमेंट बॉक्स में ये क्या कारण होता है। जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा। तो आपने अनुभव किया होगा कि जो कुत्ता होता है वो हमेशा मुंह से ज़बान बाहर लटका के रखता है। क्वेश्चन, ज़बान हमेशा बाहर लटका के रखता है, तो उसके ऊपर कुछ पानी के छिद्र बिंदु होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि वो ऊष्मारोधी होता है, वो अपना शरीर का टेम्परेचर संतुलन रखने के लिए हमेशा वो जीभ मुंह से बाहर लटका के रखता है, यहाँ ऊष्मा को त्यागता है। क्या करता है, ऊष्मा को त्यागता है ताकि अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो संतुलित रहे। ऊष्मा को त्यागने के लिए वो हमेशा मुख से ज़बान को क्या रखता है, कुत्ता हमेशा बाहर रखता है। तो ये आपको एक बेसिक समझ में आ गया। उसके बाद में आता है कि सर सबसे लंबी ज़बान किसकी होती है, यहाँ सबसे लंबी जीभ किसकी होती है। किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि सर फीमेल की सबसे लंबी होती है, लेकिन वो नहीं। अपने को दिमाग में देखना है कि सोचना है कि सबसे लंबी, क्वेश्चन के अनुरूप यहाँ बेसिक जानकारी, सबसे लंबी जीभ किसकी होती है, सबसे लंबी टंग किसकी होती है। लंबी जीभ होती है जो मछली होती है, व्हेल मछली होती है, उसकी सबसे लंबी जीभ होती है। कौन सी मछली होती है, व्हेल मछली। व्हेल मछली रेलवे में पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन होता है। वन लाइनर क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, तो सर सबसे लंबी जीभ किसकी होती है, तो व्हेल मछली की होती है। किसकी होती है, व्हेल मछली की। उसके बाद में जो हमारे जीभ होती है उस पर छोटे छोटे डॉट होते हैं। ये हमारे शरीर के जो पार्ट होता है जीभ, उस पर छोटे छोटे डॉट होते हैं। इस डॉट को क्या बोलते हैं, इस डॉट को बोलते हैं स्वाद कणिकाएं बोलते हैं, यहाँ टेस्ट बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट बॉन्ड्स। या इनको बोलते हैं स्वाद कणिकाएं। ये हमने जीभ के बारे में पूरा पढ़ लिया।
सबसे लंबी जीभ किसकी होती है? तो सर व्हेल मछली की होती है। सर हमने कभी कभी देखा है कि जो लोग होते हैं वो ज़बान मुंह से बाहर क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा को त्यागते हैं और अपने शरीर में टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा मुंह से ज़बान क्या रखते हैं? बाहर रखते हैं। जो हमारे शरीर में कुछ डॉट होते हैं, जीभ पर जो डॉट होते हैं वो क्या होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? टेस्ट बॉन्ड होते हैं। ये सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? तो सबसे ज़्यादा फीमेल होते हैं। फीमेल की जो जीभ होती है उसमें सबसे ज़्यादा डॉट होते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि वो कोई भी चीज़ देख लेते हैं, उनको खाने के लिए वो सबसे ज़्यादा उत्साहित रहती है। आपने कभी कभी देखा कि वो पानी पूरी वगैरह खाते हैं तो बच्चे अच्छे टेस्ट के साथ खाते हैं। तो उनका कारण क्या होता है? उनकी जो टेस्ट कणिकाएँ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। किस में होती है? सबसे ज़्यादा फीमेल में होती है। उसके बाद में आता है हमारा टॉपिक दांत। क्या आता है? दांत या टीथ। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है दांत। क्या आता है? दांत या टीथ। आप जैसे ही मुंह खोलोगे तो सबसे पहले दो चीज़ दिखती है। एक तो सर दिखती है हमें जीभ दिखती है, उसके बाद दिखती है दांत दिखते हैं। क्या दिखते हैं? दांत दिखते हैं। अब दांत देखो तीन पार्टों बांटे होते हैं या तीन प्रकार से अपन दांतों को पढ़ते हैं। सबसे पहले दांत आता है, एक आता है थियोकोडेंट। थियोकोडेंट थियोकोडेंट किस प्रकार से होते हैं? हमारा दांत होते हैं जो किसके अंदर फंसे होते हैं? मसूड़ों के अंदर फंसे होते हैं। मसूड़ों से घिरे हुए, इसलिए इनको बोलते हैं थियोकोडेंट। क्या बोलते हैं? थियोकोडेंट बोलते हैं। यहाँ गृत दंती बोलते हैं। गृत मतलब किसी से घिरे होते हैं, इसको बोलते हैं गृत दंती। देखो दांत का पहला पार्ट क्या हो गया? तो पहला पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं डिकोडेंट बोलते हैं। डिकोडेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है कि दांतों की और विशेषता क्या होती है? इसको बोलते हैं डाइफिकोडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफिकोडेंट। 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 डाइफिकोडेंट क्या होता है? डाई मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। दो किस प्रकार होते हैं? जिसको बोलते हैं द्विदंती। क्या बोलते हैं? द्विदंती। हमारे मनुष्य जिंदगी में क्या होता है कि एक बार दांत आते हैं, जैसे वो दांत गिरते हैं दोबारा वापस आते हैं, उसको इससे क्या बोलते हैं? द्विदंती। सबसे पहले जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके शरीर में धीरे 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 मुंह के अंदर क्या आते हैं? दांत आते हैं। जैसे ही वो 5-6 साल का होता है उसके बाद वो दांत क्या होते हैं? गिर जाते हैं। उसके बाद नए दांत आते हैं, इसलिए इसको वो क्या बोलते हैं? द्विदंती। यहाँ क्या बोलते हैं? डाइफिकोडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफिकोडेंट। ये किसके भाग होते हैं? दांत के होते हैं। दांत का सबसे पहले डिकोडेंट बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मसूड़ों से जड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हैं गृत दंती। उसके बाद आता है डाइफिकोडेंट, इसको बोलते हैं द्विदंती। हमारे शरीर में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार दांत है। उसके बाद आता है इट्रोडेंट। क्या आता है? इट्रोडेंट। इट्रोडेंट क्यों बोलते हैं? कि हमारे जो दांत होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? विषम दंती। सभी दांत क्या समान होते हैं? विषम दंती। देखो कोई भी चीज़ समान होती है तो उसमें उसका अध्ययन करने का कोई महत्व नहीं रहता है। इसमें जो दांत हमारे होते हैं वो समान नहीं होते, विषम दंती होते हैं। विषम पर अलग अलग प्रकार होते हैं। तो देखो दांत को हमने कितने पार्ट बांटा कि सर ये द्विकोडेंट होते हैं। द्विकोडेंट का क्या होता है? द्विदंती। ये हमारे मसूड़ों से घिरे हुए होते हैं। उसके बाद सर डाइफिकोडेंट। हमारे दांत शरीर में 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार। उसके बाद है इट्रोडेंट। इट्रोडेंट हमारे जो दांत होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि दांतों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि हमारे शरीर में दांत कितने होते हैं और कौन से दांत को क्या बोलते हैं। फटाफट ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। उसके बाद में इससे पहले मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ। हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, उसको बोलते हैं इनेमल। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था पुलिस में कि हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट उसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल ये किसका पार्ट होता है? दांत का पार्ट होता है। ये सबसे हमारे शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। जो जबड़े होते हैं, जबड़े में जो पार्ट होता है उसमें एक इनेमल नाम का पार्ट होता है, वो सबसे हमारे शरीर में स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ये कहाँ पर होता है? ये सर क्राउन में होता है। ये कहाँ पर होता है? क्राउन में होता है। दांत का एक भाग होता है क्राउन। क्राउन में क्या होता है? इनेमल होता है। इनेमल सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। देखो क्वेश्चन 2-3 बार ये पूछा गया है। पिछली बार एसएससी 2018 में पूछा गया था कि हमारे शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है? इनेमल होता है। ये किसका पार्ट होता है? दांत का। दांत में एक पार्ट होता है क्राउन। क्राउन में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है इनेमल। ये भी आप बिंदु लिख लो। उसके बाद पढ़ते हैं जो दांत होते हैं हमारे शरीर में। अडल्ट या वयस्क होता है। वयस्क में दांत कितना, दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क होते हैं उसमें दांतों की संख्या होती है 32। कितने होते हैं? 32 वयस्क या संख्या, दांतों की संख्या। सर दांतों की संख्या हमने अभी तक कितनी सुनी है? 32 सुनी है। कितनी सुनी है? 32।
जो स्थायी होते हैं और अस्थायी होते हैं, स्थायी और अस्थायी। देखो स्थायी दांत कितने होते हैं, 12 दांत होते हैं। स्थायी दांत क्या होते हैं, 12 होते हैं, और अस्थायी होते हैं 20। अस्थायी दांत किस में होते हैं, तो बच्चों में होते हैं। बच्चों में कितने दांत आते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है उसमें सब देखो, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें बड़े होते 32 दांत नहीं आते, सबसे उसमें 20 दांत आते हैं। ये 20 दांत जैसे गिरते हैं उसके बाद वापस ये 20 दांत आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे धीरे होता है 24 साल के बाद बड़ा होता है तो उसके बाद ये 12 दांत आते हैं। टोटल दांत होते हैं 32, लेकिन स्थायी दांत होते हैं जो 12 दांत आते हैं वो एक बार ही आते हैं। ऐसे ही होते हैं वो 2 बार आते हैं। 2 बार दांत आने वाले कितने हैं, 20 है, और एक बार आने वाले 12। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32। कितनी हो गई, 32। उसके बाद में दांतों को हमने 20 दांत किस में होते हैं, बच्चों में आते हैं, और 12 दांत वयस्क होते हैं उन बड़ों में आते हैं। बड़ों में दांतों की संख्या 32 होती है। बच्चे होते हैं उनमें, छोटे बच्चे होते हैं दांतों की संख्या कितनी होती है, तो सर 20 होती है। उसके बाद में बढ़ते हैं दांतों की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये हमारा जबड़ा हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको, एक इधर का पार्ट अलग होगा और इधर का पार्ट अलग होगा। इसमें जैसे देखो यहाँ पर 2 दांत होते हैं, इन दांतों की संख्या और इधर के दांतों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, समान होती है या एक जैसी होती है। इन दांतों की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक जैसी होती है। इनको बोलते हैं, ये जो 2 दांत होते हैं, जैसे देखो 2 दांत यहाँ पर हो गए, 2 दांत इधर हो गए, और 2 दांत ऊपर की साइड, जो ऊपर हमारा ये जबड़ा होता है इसमें 2 दांत यहाँ पर हो गए। तो इंसाइजर 2 दांत होते हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 4 4 कितने हो गए, 8। 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, 2 2 4 2 2 4 4 4 कितने हो गए, 8। तो जैसे कि देखो नीचे भी कितने दांत होते हैं, इसके एक जोड़ा कितना होता है, 2 होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइजर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, जैसे कि देखो 2 2 4 4 4 कितने हो गए, 8। तो इनको क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो ऐसे दांत होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इंसाइजर। तो देखो इंसाइजर दांत किस किस में होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है, इनको आगे पढ़ते हैं। इंसाइजर सबसे पहला क्या आ गया, इंसाइजर। इनके दांतों की संख्या तो मैं इसके आधार पर जो आपको डायग्राम के अनुसार दे रहा हूँ, इसमें कितने दिखा रहा हूँ, 2 दिखा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले बच्चों में आते हैं। किस में आते हैं, बच्चों में सबसे पहले आने वाले दांत कौन से होते हैं, तो इंसाइजर होते हैं बच्चों में सबसे पहले। पहला इसका पॉइंट क्या हो गया कि बच्चों में सबसे पहले, बच्चे जैसे 6 माह के होते हैं तो 6 माह में आने वाले दांत कौन से होते हैं, इनको सर बोलते हैं इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइजर। बच्चों में सबसे पहले दांत कौन से होते हैं, इंसाइजर। जैसे देखो चूहे होते हैं, चूहे आप चूहे देखते हैं, खरगोश को देखते हैं तो वो कोई भी चीज़ को लेते हैं तो छोटी छोटी भागों में बांट देते हैं। उनके इंसाइजर दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो उनको उस स्थिति में रखने के लिए वो क्या करते हैं, उन दांतों को कुछ चीज़ें काटते हैं ताकि वो दांत जैसे स्थिति में वैसे बने रहे। तो उससे वो छोटी छोटी चीज़ों क्या करते हैं, काट देते हैं ताकि वो दांत और लंबाई में नहीं हो। इसलिए जो उनके 2 दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसाइजर दांत बोलते हैं। जो चूहे और जो खरगोश होते हैं उनके कुतरने का कारणीकार होते हैं इंसाइजर दांत। धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े होते हैं उनको नुकसान होता है, उनका मुंह क्या बंद नहीं होता। इस कारण उन दांतों को यथास्थिति में रखने के लिए उन दांतों को उन क्या करते हैं, घसाई करते हैं। घसाई करते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों को क्या कर देते हैं, कुतर देते हैं। तो वो कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं। किस किस में होते हैं, तो मैंने बताया चूहे और खरगोश में जो हमें छोटी चीज़ों को काटने का रीजन क्या रहते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं। उनको यथास्थिति में बनाए रखने के लिए वो कुछ चीज़ों को कुतरते हैं। जो हाथी होता है, हाथी के जो बाहर जो बड़े बड़े दांत होते हैं वो होते हैं बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका जो दांत बाहर निकलते हैं वो कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं। 3 मैंने चीज़ क्या बताई, चूहे और खरगोश जो दांत कुतरने का कारण क्या रहते हैं कि उनके दांत लंबे हो जाते हैं, मुंह उनका बंद नहीं होता। इस कारण वो छोटी छोटी चीज़ों को कुतरते हैं और अपने दांतों की घसाई करते रहते हैं। वो कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर। जो हाथी के जो बाहर तो दिखाने के दांत होते हैं, बड़े दांत होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं। बच्चों में सबसे पहले 6 माह में होते हैं कौन से दांत आते हैं, इंसाइजर। मैं अभी दांतों को 4 पार्टों में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले इंसाइजर पार्ट पढ़ा रहा हूँ। देखो इसका कार्य क्या रहता है, कार्य रहता है भोजन को काटना। भोजन को काटना। कौन से दांत भोजन को काटते हैं, तो सर इंसाइजर दांत भोजन को काटते हैं। उसके बाद आता है कि हाथी में दिखाने वाले दांत होते हैं, चूहे और खरगोश में ये निरंतर बदलते या चलते रहते हैं। समझ में आ गया। इंसाइजर दांत 2 होते हैं, इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। कितने हो गए सर, 8 हो गए। बच्चों में सबसे पहले 6 माह में कार्य क्या होता है, भोजन को कतरना। चूहे और खरगोश में जो कुतरने का रीजन क्या होता है कि इंसाइजर दांत होते हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे। जैसे कि अपने 2 दांत हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो अपने क्या काम रहेंगे, मुंह बंद नहीं होगा। इसलिए अपन भी कभी क्या करेंगे तो घसाई करते रहेंगे। लेकिन अपने भगवान ये चीज़ें दी रखी है कि अपने बड़े दांत नहीं होते हैं, लेकिन चूहे और खरगोश में बड़े दांत होते हैं। तो बड़े दांत हो गए यथास्थिति बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, घसाई करते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। और हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं वो भी कौन से होते हैं, इंसाइजर होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद दूसरे दांत आते हैं, वो होते हैं कैनिन दांत होते हैं। कौन से होते हैं, कैनिन, जो बहुत नुकीले होते हैं। अब देखो पहला पार्ट ये आ गया, दूसरा पार्ट आता है कैनिन। क्या आता है, कैनिन। देखो कैनिन दांत होते हैं, उनका क्या काम रहता है, कैनिन या कैनियन।
दूसरा दांत क्या है? कैनियन। पहले दांत ये हो गए और दूसरा दांत आता है कैनियन। अब देखो आपको आगे से नुकीला रखा है, इसका ये कैसा होता है? नुकीला होता है। आगे से क्या होता है? नुकीला। जो नुकीला दांत होता है उसको बोलते हैं कैनियन। क्या होता है? कैनियन। ये बच्चों में कब आता है? जब 16 से 20 माह के हो जाते हैं। तब आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तब उसके बाद धीरे धीरे भोजन करते हैं। तो भोजन धीरे धीरे वो करने कब सीखते हैं? जब इनके अंदर ये दांत आ जाते हैं। कौन से? कैनियन दांत। कब आते हैं? जब 16 से 20 माह के होते हैं। तब आप सुना होगा घरों में कि जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब उसके अंदर ये दांत आते हैं, तब वो भोजन करना स्टार्ट कर देता है। ये दांत कैसे होता है? इनका स्ट्रक्चर ये नुकीला होता है। कौन से दांत होते हैं जो भोजन को काटते हैं? तो सर इंसाइजर होता है। तो इनका काम क्या रहता है? ये भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य। तब आपने देखा होगा कि शेर वगैरह या जो मांसाहारी होते हैं वो उनके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। कारण क्या होता है? ये भोजन को क्या करते हैं? चीरते हैं या फाड़ते हैं। भोजन को चीरना या फाड़ना ये कौन से दांत करते हैं? तो सर ये नुकीले होते हैं। नुकीले कौन से दांत होते हैं? सर कैनियन होते हैं। कौन से होते हैं? कैनियन। ये किस में पाए जाते हैं? तो सर ये मांसाहारियों में पाए जाते हैं। मांसाहारियों। सर एक मांसाहारियों को उदाहरण, तो मांसाहारी कौन कौन से होते हैं? तो सर मान लो शेर होता है, शेर होता है, चीता होता है। उनके दांत तीखे होते हैं ताकि वो चीरों को जल्दी से चीर या फाड़ सके। उसका कारण क्या है? कैनियन दांत होते हैं। ये कैनियन, एक दांत इधर हो गया, एक दांत इधर हो गया, कैनियन एक इधर होगा, एक इधर होगा। ठीक है। देखो इंसाइजर किस में होता है? बच्चों में सबसे पहले 6 माह में आते हैं। कार्य क्या होता है? भोजन को काटना। और राती के जो बाहर के दांत दिखाने वाले हैं वो इंसाइजर होते हैं। चूहे और खरगोश होते हैं चीरने का या कूदने का कारण करते हैं इंसाइजर दांत ताकि लंबे नहीं हो। दूसरा होता है कैनियन, जो 16 और 20 माह के बच्चे उसमें आता है नुकीले दांत होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को चीरना या फाड़ना। क्वेश्चन पूछा गया कि भोजन को चीरने और फाड़ने वाले कौन से दांत होते हैं? तो सर कैनियन होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? तो ये मांसाहारियों में पाए जाते हैं। ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये 2 प्रकार हो गए। अब देखो दांतों का तीसरा प्रकार आता है, इसको बोलते हैं प्री मोलर। क्या बोलते हैं? प्री मोलर दांत बोलते हैं। यहाँ पर 2 दांत होते हैं। ये तीसरा पार्ट दे सके, मैंने ये पार्ट लिखाया, एक, दूसरा और ये तीसरा पार्ट हो गया। यहाँ पर इसको बोलते हैं प्री मोलर। तो देखो तीसरा पार्ट क्या हो गया हमारा? तो सर पार्ट हो गया प्री मोलर। क्या हो गया? प्री मोलर। यहाँ से एक क्वेश्चन बना गया कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। प्री मोलर दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाएंगे। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा? तो सर इसका कार्य क्या रहता है? तो इसका कार्य रहता है भोजन को पीसना। भोजन को पीसना, भोजन को पीसना। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को सुनते ही आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो सर प्री मोलर बच्चों में नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि किस बच्चों में कितने दांत होते हैं या बच्चों में कितने दांत होते हैं। देखो दांतों के प्रकार, पहला इंसाइजर, बच्चों में सबसे पहले 6 माह भोजन को काटना, चूहे और जो मैंने अभी खरगोश बताया। उसके बाद कैनियन 16 से 20 माह, नुकीला दांत भोजन को चीरना फाड़ना और मांसपेशियों या मांसाहारियों में पाया जाता है। सॉरी किसमें? मांसाहारी। उसके बाद तीसरा आता है प्री मोलर। ये 2 दांत होते हैं प्री मोलर के रूप में। इनका कार्य होता है पीसना। ये बच्चों में नहीं पाया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट RS में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और ये रेलवे NTPC में पूछा गया था पिछली बार कि बच्चों में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते। तो प्री मोलर ये किस में पाए जाते? वेस्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि मोलर दांत कौन से होते हैं या मोलर दांत कहाँ स्थित होते हैं। मोलर दांत होते हैं यहाँ पर 3 दांत होते हैं। मोलर दांत 3। ये जो लास्ट का दांत होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये भी बच्चों में नहीं पाया। ये मैं स्ट्रक्चर किसकी बता रहा हूँ? ये सबसे पहले दांतों की स्ट्रक्चर है। जैसे भोजन मुख में गया, मुख गुहा के अंदर जैसे मुख होता है, जीभ मैंने पूरी पढ़ाई। उसके बाद दांत में दांत किस प्रकार से कार्य करता है, कितने दांत होते हैं? तो 4 स्टेप होते हैं दांत में। सबसे पहले इंसाइजर दांत, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 8 दांत हो गए। इसमें 1 4 दांत हो गए। इसके अंदर 2 2 4, ये भी कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद ये 3 हो, कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है। देखो इनमें जो ये 3 लास्ट के स्टेप होते हैं ये इसको बोलते हैं मोलर दांत। क्या बोलते हैं? ये चौथा पार्ट हो गया अपना दांतों का चौथा पार्ट, इसको बोलते हैं मोलर। इसको मोलर, ये मोलर में जो ये इसको अपन प्रोड बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोड। ये बच्चों में नहीं पाया जाता। इसको बोलते हैं अकल जाड़ बोलते हैं। ये अकल जाड़ ये बच्चों में नहीं पाई जाती। इसलिए अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा कि बच्चों और जो वयस्क होते हैं उसमें दांतों की संख्या किस प्रकार से गिना जाता है। तो आपको पहले ये याद रखना है, ये जो मोलर होते हैं ये मोलर किस में पाए जाते हैं? मोलर सभी में पाए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट अकल जाड़ होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको मोलर बोलते हैं। चौथे को क्या बोलते हैं? मोलर दांत बोलते हैं। और इसका दूसरे और नाम क्या है इसका? अक्ल जाड़। कभी आपने सुना होगा कि अब बच्चे में अक्ल आ गई है, मतलब ये जैसे ये
दांत आने लगता है तब इसको गाँव में लगता है या बुजुर्ग लोगों को लगता है कि बच्चे में ये डांट आ गई या उसको बोलते हैं अक्ल आ गई, तब उसको बोलेंगे अक्ल जाड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्ल जाड़ बोलते हैं। और ये क्या होती है? इसको विजडम ऑफ टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम ऑफ टीथ। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? दांतों की मैंने स्ट्रक्चर बताई। सबसे पहले इंसाइजर, बच्चों में सबसे पहले 6 माह में कार्य भोजन को काटना। उसके बाद कैनियन 16 से 20 माह के बच्चे होते हैं तो उसमें आता है। इसका काम क्या होता है? तो सर भोजन को चीरना पाड़ना। किसमें सबसे ज़्यादा? मांसाहारी में क्या होता है? नुकीला होता है। उसके बाद सर आता है तीसरा प्री मोलर। प्री मोलर क्या होता है सर? कार्य इसका होता है दांतों का पीसना। ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। और मोलर दांत क्या होता है? इसको अकल जाड़ भी बोलते हैं, विजडम ऑफ टीथ भी बोलते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो 3 दांत होते हैं, ये तीसरा दांत होता है, इसको अकल जाड़ बोलते हैं। ये बच्चों में नहीं पाया जाता, ये ओनली फॉर वयस्क में पाया जाता है, या तो बड़े होते हैं। बड़े कब होते हैं? 18 साल से बड़े होते हैं। उसके बाद अपन देख लेते हैं इसका जो दांतों का जो फॉर्मूला निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं भी बता देता हूँ कि दांतों की सर संख्या जो 32 होती है या 16 होती है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो वयस्क होते हैं या बच्चों में होता है? बच्चों और वयस्क में दांतों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको भी फॉर्मूला बता देता हूँ। एक होता है जो वयस्क में दांतों की संख्या निकालते हैं, उसका दांतों की संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे देखो यहाँ पर लिखता हूँ वयस्क, यहाँ बड़े वयस्क में दांतों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग लिख लोगे। इसमें होता है 23, 21, 23 होता है। कितना होता है? 21, 23 इंटू 2। देखो ये 2 दांत हो गए, नीचे के हो गए ऊपर के दांत। जैसे देखो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर के रूप में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखाए थे ये कौन से दांत हो गए। पहले मैंने लिखाए थे, सबसे पहले 2 दांत लिखाए थे सभी को। 2 दांत कौन किस प्रकार के दांत है? ये थे सर इंसाइजर दांत है। 2 इधर हो गए तो सर ये हो गए 2 इधर। ठीक है, देखो 2 इधर हो गए तो सर ये हो गए 2। अब उसके बाद ऊपर का जो जबड़ा होता है, जैसे कि देखो ये ऊपर ये 2 दांत इधर और ये 2 दांत इधर। जैसे देखो ये 2 ऊपर के दांत, 2 नीचे के दांत हो गए। कितने हो गए सर? ये हो गए 4, ये हो गए। ठीक, उसके बाद मैंने नुकीला दांत लिखाया था। ठीक है, ये 1 दांत हो गया नीचे, 1 दांत हो गया ऊपर। उसके बाद ये प्री मोलर 2 दांत लिखे थे तो सर लिखे थे 3 दांत। कितने कौन से लिखे थे? मोलर। तो देखो संख्या कितनी हो गई? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 4 कितने हो गए? 10, 10 से 6 कितने हो गए? 16। तो 16 इंटू 2 कितने हो गए? ये 32 हो गए। ये निकालना कैसे आ गया? तो मैंने आपको बताया दिया सर, 2 दांत ये ऊपर के, 2 दांत ये ऊपर के, तो 2, 2 और 2 कितनी बार आएंगे? 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, तो 2, 2, 2, 4, 4 एक ऊपर का, एक नीचे का नुकीला दांत, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 4 कितने हो गए? 10, 10 से 6 कितने हो गए? 16। तो 16 इधर भी 2, ये सेम स्टेप इधर भी आएगा, तो इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया तो हो गए 32। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, या क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार इसका फॉर्मूला होता है कि वैसे में तो दांतों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर होता है 21, 23 बटे 21, 23 इंटू 2। और बच्चों में निकालने का क्या होता है? तो सर बच्चों में मैंने आपको बताया था कि प्री मोलर दांत नहीं होता है। बच्चों में संख्या, बच्चों में किस प्रकार का फॉर्मूला होता है? बच्चों में निकालने की संख्या होती है, ये हो गई 21, 02 इंटू 2। ये मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो प्रौढ़ होती है वो इस बच्चों में नहीं पाई जाती, वयस्क में पाई जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। और प्री मोलर दांत किस में नहीं होते? बच्चों में नहीं होते हैं। प्री मोलर दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं। देखो इनका संख्या कैसे निकाल? 2, 2, 4 कितने? 6, 7, 2 कितने? 8, 8। देखो 2 कितने? 2, 2, 4, 4, 2, 6, 7, 4, 10। तो 10 इंटू 2 कितने हो गए? तो 20। मैंने आपको लिखा था कि बच्चों के दांत कितने होते हैं? 20। तो निकालने का तरीका भी बता दिया। तो यहाँ तक आज हमने क्या पढ़ लिया कि भोजन पाचन तंत्र पढ़ लिया। पाचन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो सर मुख के अंदर पढ़ लिया जीभ और दांत। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जो मैंने आज इस क्लास में पढ़ा है वो अच्छे वे में समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी जो जनरल साइंस की क्लास चल रही है, अभी तक मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सारे पढ़ा दिए, विटामिन पढ़ा दिए। ये अभी तक आप यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको जरूर पढ़ें, वहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आराम से मिल सके। आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने को साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी आराम से इस चीज़ को पढ़ सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने आसपास सफाई रखें, मास्क का उपयोग जरूर करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।